वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 2 अगस्त 2021 और 2 अगस्त 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उसे यहाँ पर देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न है कि बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 26 से 31 जुलाई 2021 तक चली। बताएं कि इस सत्र में कितनी बैठकें हुई थी। यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा इस सत्र में 5 बैठकें आयोजित हुई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया है और अधिकतर लोगों ने इसके बारे में डिटेल में लिखा है। तो जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए और डिटेल में लिखा कीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और अगस्त मास से जो संबंधित दिवस व तिथियां हैं उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा है पहला 1 अगस्त। तो 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको कल वाले वीडियो में दिया था। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं अगस्त का प्रथम रविवार, जो कि इस वर्ष 2021 में अगस्त का प्रथम रविवार पड़ा, 1 अगस्त को पड़ा है। तो अगस्त का प्रथम रविवार जो मनाया जाता है ये मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि इस वर्ष 1 अगस्त को मनाया गया है। और यहाँ पे हमारा है दूसरा, जो कि आज है 2 अगस्त। तो 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पर हम जानते हैं इसके बारे में ये क्या है, क्यों ये 2 अगस्त को मनाया जाता है। तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने ऐड किया है। तो एक एक करके हम लोग सारे पॉइंट को यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है कि भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा और दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा और वहीं पे जनसंख्या यानी कि आबादी के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा देश है। ये ध्यान रखेंगे आप। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कि भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया कि 26 जनवरी 2020 से भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। अर्थात यहाँ पर आप ये ध्यान 26 जनवरी 2020 से भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और ये भी आपको ध्यान रखना है कि 28 राज्य हैं वर्तमान में। चलिए यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट लिखा गया, यहाँ 1779 तक मराठाओं का और फिर 1954 तक पुर्तगाली साम्राज्य का शासन रहा था। यानी कि 1779 तक मराठाओं ने यहाँ पर शासन किया और फिर 1954 तक ये पुर्तगाली साम्राज्य के अधीन था। और नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया यहाँ पर हमारा कि 2 अगस्त 1954 को दादरा नगर हवेली पुर्तगाली शासकों के शासन से आजाद हुई। यानी कि पुर्तगाली साम्राज्य का यहाँ पर शासन को समाप्त करके ये आजाद घोषित किया गया। और फिर यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट लिखा गया और फिर 11 अगस्त 1961 में इसे एक केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर भारत में शामिल किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया कि दादरा एवं नगर हवेली प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्र है, जिसमें कि 62% से अधिक आदिवासी निवास करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ से आप याद रखेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये सभी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक और फिर इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके ये सारी चीज़ों को आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके हम सारे प्रश्न को देखेंगे और इनसे संबंधित जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स निकल कर आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न, हाल ही में किसे जदयू का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ललन सिंह। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इस बारे में जानते हैं कि हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर स्थित जदयू के राष्ट्रीय कार्यालय में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री आरपी सिंह ने लोकसभा में संसदीय दल के नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह पर भरोसा जताते हुए उन्हें नया अध्यक्ष चुन लिया और उन्हें जदयू की कमान सौंप दी है। आप जहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है ललन सिंह, इनका नाम जो है ये राजीव रंजन सिंह भी है। तो दोनों नाम आपको यहाँ से याद रखना, ये अभी हाल ही में जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। और फिर यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट पे लिखा गया कि ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद या फिर बनने के बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इससे पहले इस पद पर कौन थे, तो आरसीपी सिंह इस पद पर थे। और यहाँ पे जंतर मंतर के बारे में मैंने एक चीज़ को ऐड किया कि जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जय सिंह द्वितीय ने 1724 में करवाया था। और वहीं पे दिल्ली में जो ये जंतर मंतर है और वहीं पे मतलब कि जदयू का कार्यालय भी, राष्ट्रीय कार्यालय भी स्थित है और यहीं पे ये फैसला लिया गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर आप याद रखिए। और फिर यहाँ पे हमारा जो दूसरा प्रश्न है ये कि हाल ही में सोनपुर रेल मंडल ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले कितने रेल कर्मियों को सम्मानित किया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 148 रेल कर्मियों को सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर इस पर हम जानते हैं कि हाल ही में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 148 रेल कर्मियों को सोनपुर रेल मंडल द्वारा आयोजित 66वां रेल सप्ताह कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया। ये आप यहाँ से याद रखिए, 148 रेल कर्मियों को कुल मिलाकर सम्मानित किया गया। पूरी की पूरी सूची यहाँ पर लिखी गई, आप यहाँ पर इस सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे जो लिखा गया कि सोनपुर रेलवे मंडल भारतीय रेलवे के पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत 5 रेलवे डिवीजनों में से एक है। अर्थात भारत में जो 18 रेलवे जोन है उसी में से पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत ये सोनपुर रेलवे मंडल आता है। तो ये भी बात यहाँ से आप याद रखिए।
तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें याद रखने लायक है, जो कि सबसे पहले आप याद रखेंगे कि रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे को 18 जोन में विभाजित किया है, जो कि बिहार के हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है और इसी के अंतर्गत सोनपुर रेल मंडल आता है। ठीक है, ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। और फिर यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, हाल ही में किसे पूर्व मध्य रेल यानी कि ECR का नया महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुपम शर्मा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दक्षिण पूर्व रेलवे के AGM अनुपम शर्मा को हाल ही में पूर्व मध्य रेल का नया महाप्रबंधक नियुक्त किया गया। अब जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है अनुपम शर्मा। अब यहाँ पे आगे लिखा गया वे 1982 बैच के अधिकारी हैं और वे पहले पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर रेल मंडल में बतौर ADRM भी सेवा दे चुके हैं, ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पे इसी में आगे लिखा गया इससे पहले वाराणसी रेल इंजन कारखाना के महाप्रबंधक अंजलि गोयल को पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक का मतलब प्रभार सौंपा गया था, यानी कि इससे पहले इस पद पर जो थे ये थे अंजलि गोयल, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पे चर्चा हो रही है पूर्व मध्य रेलवे की, तो इसके बारे में कुछ चीज़ों को यहाँ पे मैंने ऐड किया है, उसे एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है कि पूर्व मध्य रेलवे भारत के 18 रेलवे जोनों में से एक है और इसकी जो स्थापना हुई थी ये 8 सितंबर 1996 को हुई थी। और अगला पॉइंट है इसका मुख्यालय हाजीपुर बिहार में है और इसके अंतर्गत 5 रेल मंडल शामिल है, जिसमें कि सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, मुगलसराय और धनबाद, ये कुल मिला के 5 रेल मंडल जो कि आप कह सकते हैं पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत शामिल है। और अभी वर्तमान में अनुपम शर्मा को पूर्व मध्य रेलवे यानी ECR का महाप्रबंधक नियुक्ति किया गया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ से आपको याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा आईडेक्स नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना की मंजूरी दी गई है? आईडेक्स नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना की मंजूरी किसके द्वारा दी गई है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा रक्षा उत्पादन विभाग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जो कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर मैं आपको इस बारे में विस्तार से बता दूं कि हाल ही में रक्षा उत्पादन विभाग ने इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस अर्थात आईडेक्स नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है और इसके लिए वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक अगले 5 वर्षों के लिए 498.80 करोड़ का बजट प्रदान किया गया। अर्थात कुल मिला कह सकते हैं इस योजना की जो मंजूरी दी गई है इसके तहत कुल लगभग कह सकते हैं 500 करोड़ रुपये का बजट प्रदान किया गया है। और इसका जो उद्देश्य क्या है उसके बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। तो इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य रक्षा नवाचार संगठन के माध्यम से लगभग 300 MSME स्टार्टअप और व्यक्तिगत इनोवेटर्स के साथ साथ लगभग 20 पार्टनर इक्विनोवेटरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये इसका मतलब कि प्राथमिक उद्देश्य है इस योजना का। और यहाँ पे अगला लिखा गया रक्षा उत्पादन विभाग के बारे में। तो रक्षा उत्पादन विभाग भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन है, इसके अंतर्गत ये आता है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखें। इस योजना को भी हाल ही में जो शुरू किया गया है इसके लिए कुल मिलाकर 500 करोड़ रुपये का बजट प्रदान किया गया है और इस योजना का आप शॉर्ट में नाम याद रखेगा, यह है आईडेक्स। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न की टोक्यो ओलंपिक 2020 से शुरू होने के बाद हाल ही में किस भारतीय महिला गोल्फर को टोक्यो ओलंपिक की महिला गोल्फ प्रतियोगिता में प्रवेश मिला है? तो देखिए अभी हाल ही में ये शुरू होने के बाद अभी इसमें प्रवेश जो मिला है महिला गोल्फर के तौर पर इस प्रतियोगिता में, इसका राइट आंसर होगा दीक्षा डागर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तार से बता दूं कि हाल ही में भारतीय महिला गोल्फर दीक्षा डागर को टोक्यो ओलंपिक 2020 की महिला गोल्फ प्रतियोगिता में प्रवेश मिला है। अब यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है दीक्षा डागर। अब यहाँ पर आगे लिखा गया कि दीक्षा डागर के भारतीय दल में शामिल होने के बाद अब ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय खिलाड़ियों की कुल संख्या 128 हो गई है। तो आपको ये याद रखना है कि वर्तमान में ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक में भारत के 128 खिलाड़ी शामिल हुए हैं। लेकिन आपको मन में एक प्रश्न ये भी उठ रहा होगा, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के 119 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन थी जो कि मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। जो ये डाटा मैंने लिया था 119 खिलाड़ियों का, ये यहाँ पर 2 कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन ये है कि ये कुछ पुराना था, थोड़ा सा पुराना था, और साथ ही यहाँ पर कुछ खिलाड़ी जो जैसे 128 खिलाड़ी हैं तो इसमें से भी मतलब कह सकते हैं इसके अतिरिक्त कुछ खिलाड़ी रिजर्व होते हैं। जैसे क्रिकेट में जो होता है, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी भाग लेते हैं लेकिन टीम में लगभग कर सकते हैं 15 खिलाड़ी तक होते हैं, कुछ खिलाड़ी रिजर्व रखे जाते हैं। तो उसी आधार पर मैंने ये डाटा बताया था। और ये डाटा मैंने कहाँ से लिया था मैं ये भी बताता हूँ। तो ये डाटा मैंने लिया था आज तक से, ठीक है, आज तक जो न्यूज़ चैनल है वहीं से ये मैंने डाटा लिया था, ठीक है। ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 128, ये पूर्णतः सटीक है। मैंने इसका लिस्ट चेक किया है, बखूबी मैंने इसे पढ़ा है। कुल मिला के 128 खिलाड़ी मतलब कि मुख्य तौर पर ये खिलाड़ियों के तौर पर इसमें ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक में शामिल हुए हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 128 यहाँ पे बिल्कुल सही डाटा है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया है, ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक होना है और भारत इस बार 87 इवेंट्स में शामिल होगा, यानी कि भारतीय खिलाड़ी जो है ये 87 इवेंट्स में हिस्सा लेंगे। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन को आपको याद रखना है। अब यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला छठा प्रश्न है कि हाल ही में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में किस नाम की अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की है?
किस नाम से अपनी सबसे बड़ी अब तक की सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नौका नाम से ये प्रयोगशाला लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS में नौका नाम की अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की है। इसको आप ध्यान रखेंगे, आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर रॉसकॉस्मोस के बारे में लिखा गया है कि रॉसकॉस्मोस रूस की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है और इसकी स्थापना 25 फरवरी 1992 को हुआ था और इसका मुख्यालय रूस की राजधानी मॉस्को में स्थित है। और यहाँ पे मॉस्को के बारे में मैंने लिखा कि मॉस्को यूरोप का सबसे बड़ा शहर है। अब देखिए यहाँ पे मैंने चर्चा किया रूस की अंतरिक्ष एजेंसी के बारे में। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा भारत की अंतरिक्ष एजेंसी कौन है? तो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है इसरो। इसरो का गठन विक्रम साराभाई के द्वारा 15 अगस्त 1969 को किया गया था और विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों का संस्थापक जनक भी माना जाता है। यह प्रश्न बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि भारतीय कार्यक्रम का जनक अंतरिक्ष के क्षेत्र में किसे माना जाता है? तो विक्रम साराभाई को माना जाता है और इन्होंने ही 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन किया था। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना। चलिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए किस प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये होगा विद्या प्रवेश प्रोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में नई शिक्षा नीति को 1 साल पूरा हुआ है और इस अवसर पर देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाँव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए विद्या प्रवेश प्रोग्राम शुभारंभ किया है। आप यहाँ पर ये याद रखिएगा, नई शिक्षा नीति जो 2020 में लागू हुई थी और इसी के अवसर पर अभी हाल ही में 29 जुलाई का इसका 1 वर्ष पूरा हुआ है। तो देशवासियों को इसी अवसर पर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जिसका नाम है विद्या प्रवेश प्रोग्राम। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि नई शिक्षा नीति 2020 भारत की एक शिक्षा नीति है, जैसे कि भारत सरकार 29 जुलाई 2020 को घोषित किया था। अब यहाँ पर आपको ये याद रखना, रिसेंटली अगर हम बात करें तो नई शिक्षा नीति जो अभी वर्तमान में है ये 29 जुलाई 2020 को घोषित हुआ था। अभी हाल ही में इसका 1 साल पूरा हुआ है, लेकिन इससे पहले 1986 में नई शिक्षा नीति जारी हुआ था। अब यहाँ पर नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में लिखा गया, यह शिक्षा नीति ये जो नीति है अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है, ये 2020 वाली। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर याद रखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये अभी हाल ही में चर्चे में है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि अभी हाल ही में 1 वर्ष पूरा किया, तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे। चलिए दोस्तों, इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे मोटिवेशन को बढ़ाइए। इस वीडियो का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 900 लाइक का। अगर आपको लगे कि वीडियो सचमुच आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अब देखिए यहाँ पे चर्चा हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। इनके बारे में कुछ चीज़ों को यहाँ पे मैंने ऐड किया है, उसे देख लेते हैं। तो इनका पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी और इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था और वे 26 मई 2014 से लगातार दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं और वाराणसी से लोकसभा संसद भी चुने गए हैं। वे भारत में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं और इससे पहले वे 17 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS के सदस्य भी हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई ये सारी कुछ बेसिक सी जानकारी है, इसे आपको याद रखना चाहिए। और फिर यहाँ पे हमारा अगला 8वां प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिका में किसे चीन के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा किंग नांग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको बता दूं कि अमेरिका में हाल ही में चीन के नए राजदूत के रूप में किंग नांग को नियुक्त किया गया है। अब जहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है किंग नांग और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि अमेरिका में किंग नांग 11वें चीनी राजदूत हैं और इससे पहले किंग नांग चीन के उप विदेश मंत्री थे। अब यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया है, इनसे पहले अमेरिका में चीन के राजदूत कोई टियान कई थे और उसका कार्यकाल जो था लगभग 8 वर्षों का था। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को आपको यहाँ से याद रखना है कि अमेरिका में भी हाल ही में चीन के जो नए राजदूत नियुक्त हुए हैं इनका नाम है किन नांग और ये अमेरिका में 11वें चीनी राजदूत हैं। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न, किस देश ने हाल ही में भारत सहित अपनी कोविड-19 रेड लिस्ट में शामिल देशों की यात्रा करने वाले नागरिकों पर 3 साल के लिए यात्रा प्रतिबंध की घोषणा की है? तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, ये घोषणा भी हाल ही में सऊदी अरब सरकार के द्वारा किया गया, यानी कि सऊदी अरब सरकार ने जितने देशों को रेड लिस्ट में शामिल किया है उनके नागरिकों को मतलब कि यात्रा पर, अपने देश में यात्रा पर प्रतिबंध लगाया है और 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। ये घोषणा भी हाल ही में सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको इस बारे में बता दूं कि सऊदी अरब सरकार ने हाल ही में भारत सहित अपनी कोविड-19 रेड लिस्ट में शामिल देशों की यात्रा करने वाले नागरिकों पर 3 साल के लिए यात्रा प्रतिबंध और भारी जुर्माना लगाने का घोषणा किया है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा गया, इनके अनुसार इन देशों में, यानी कि मतलब कि सऊदी अरब के अनुसार इन देशों में मतलब कि कोविड-19 के मामले और इसके स्वरूप में तेजी से वृद्धि हुई है
और ये इसी कारण से ये फैसला लिया गया है। और यहाँ पे जो रेड लिस्ट है, इस लिस्ट में कौन कौन से देश हैं उसको यहाँ पे मैंने ऐड किया है। तो इस रेड लिस्ट में संयुक्त अरब अमीरात, लीबिया, सीरिया, लेबनान, यमन, ईरान, तुर्की, आर्मेनिया, इथोपिया, सोमालिया, कंगो, अफगानिस्तान, वेनेजुएला, बेलारूस, भारत और वियतनाम के नाम शामिल हैं। तो इन देशों के मतलब के नागरिकों को 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है यात्रा पर। अगर यहाँ पर मतलब किसी तरह से पकड़ाता है तो यहाँ पर भारी जुर्माना का भी प्रावधान है। तो ये भी घोषणा भी हाल ही में सऊदी अरब सरकार के द्वारा किया गया है। चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के तौर पर प्रभार संभाला है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा एस.एम. घोरमोड़े, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में नौवहन और दिशा विशेषज्ञ वाइस एडमिरल एस.एम. घोरमोड़े ने भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के तौर पर प्रभार संभाला है। यहाँ पर जब आप इस इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पर जो साइन कर रहे हैं यही है एस.एम. घोरमोड़े। ये अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के तौर पर पदभार ग्रहण किए हैं। अब यहाँ पे आगे लिखा गया उन्होंने वाइस एडमिरल अशोक कुमार की जगह ली है, यानी कि इनसे पहले इस पद पर अशोक कुमार थे जो कि पिछले 39 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए थे। ये भी बात यहाँ से आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि एस.एम. घोरमोड़े राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से स्नातक की पढ़ाई की है और वे 1 जनवरी 1984 को भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था। तो इनसे जुड़ी हुई ये सारी जानकारी भी याद रखिए, यहाँ से भी आपके प्रश्न एराइज हो सकते हैं। और फिर यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न। हाल ही में संपत्ति सलाहकार कोलियर्स अर्थात प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कोलियर्स ने किसे भारत के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रमेश नायर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि संपत्ति सलाहकार कोलियर्स अर्थात प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कोलियर्स ने हाल ही में रमेश नायर को भारत के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ और साथ ही एशिया के लिए प्रबंध निदेशक अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर और बाजार विकास अर्थात मार्केट डेवलपमेंट अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। आप यहाँ पर ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर आगे लिखा गया इससे पहले वे संपत्ति सलाहकार वैश्विक संपत्ति सलाहकार कंपनी JLL इंडिया में कार्यरत थे, यानी कि इनसे पहले जो मतलब ये कार्य कर रहे थे ये JLL इंडिया में कार्य कर रहे थे। अभी हाल ही में इसे मतलब संपत्ति सलाहकार कोलियर्स प्रॉपर्टी ने अभी हाल ही में मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उसके साथ ही एशिया में प्रबंध निदेशक और बाजार विकास यानी कि मार्केट डेवलपमेंट अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया है। और फिर यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न है कि हाल ही में चीन और पाकिस्तान ने युद्धग्रस्त क्षेत्र को आतंकवाद का केंद्र बनने से रोकने के लिए किस देश में संयुक्त कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है। तो ये फैसला अभी हाल ही में अफगानिस्तान में शुरू करने का किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब यहाँ पे आपको बता दूं कि हाल ही में चीन और पाकिस्तान ने युद्धग्रस्त देश को आतंकवाद का केंद्र बनने से रोकने के लिए पाकिस्तान ने बल्कि अफगानिस्तान में संयुक्त कार्रवाई करने का मतलब फैसला किया है। कार्रवाई शुरू करने का ये फैसला किया गया है अफगानिस्तान में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इस निर्णय के बारे में बता दूं कि यह निर्णय चीन में पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री है तो पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई बैठक के दौरान लिया गया। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चर्चे में है। तो यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे ये जो मतलब ये किया गया इसका उद्देश्य क्या है। यहाँ पर आपके उद्देश्य भी पूछे जा सकते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि जो भी युद्धग्रस्त आतंकवाद युद्धग्रस्त देश है जहाँ पर ये संभावनाएं हैं तो वहाँ पर आतंकवाद का केंद्र बनने से रोकने के लिए मतलब ये अभी हाल ही में कार्रवाई शुरू करने का फैसला चीन और पाकिस्तान के द्वारा लिया गया है संयुक्त तौर पर। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए अब यहाँ बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही के घोषणा के अनुसार किस जिले में बिहार का तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क का निर्माण किया जाएगा। इसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया है। इसका आंसर क्या होगा कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आप चाहें तो यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं। जो लोग हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करने इच्छुक हैं इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज करें। और आप यहाँ ध्यान रखना है आपको यहाँ पर कॉल नहीं करना बल्कि इस पर मैसेज करना है pre21 लिख के, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप घर बैठे रहकर बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी कंपैरेटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में इस चैनल के माध्यम से एक ई बुक लॉन्च किया गया। आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। इस ई बुक की खासियत यह है कि विगत 28 वर्षों से बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई है उसके प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में यानी कि ये बाइलिंगुअल है। आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। 2500 से अधिक प्रश्नों का इसमें संग्रह किया गया है। आपको यहाँ पर बता दूं कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर आपके पास ई बुक हो या फिर बुक हो तो वो आपके लिए एकदम से वरदान सिद्ध होता है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको ये बताता है कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। वहाँ से आपको ये समझ आता है कि किस प्रकार से आपको तैयारी करना चाहिए, कहाँ से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो सारा समझ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आएगा।
चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं आपको पेड ग्रुप के बारे में बताता हूँ। अगर आप घर बैठे 67वें बीपीएससी प्राइमरी परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये जो ग्रुप है ये आपको बीपीएससी सहित जो भी बिहार में परीक्षाएं आयोजित होती है सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो सकता है। जो भी खास करके लड़कियों और महिलाएं घर बैठे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए ये ग्रुप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बेहतर क्वालिटी का प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पर आप सारी चीज़ों को देखिए, यहाँ पर आपको इस ग्रुप में क्या क्या चीज़ें मिलेगी ये आप सारी चीज़ों को देख के ही समझ पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जो प्रोवाइड कराऊंगा ये होगा सबसे पहला हमारा टेस्ट सीरीज, जो कि बीपीएससी पैटर्न पर आधारित होगा। ये मॉडल सेट होगा। यहाँ पर आपको 50 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा और सारे के सारे प्रश्न जो इसमें होंगे वो आपको विद एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। ये बेहतर क्वालिटी का होगा। सारे के सारे प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी क्वालिटी का देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज आपको मिलेगा वो मिलेगा बिहार करंट अफेयर्स के अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, जो कि आपको एक वर्ष का करंट अफेयर्स यानी कि जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। ये डेली मिलेगा, मंथली मिलेगा, साल का अंत होगा, वार्षिकांक भी मिलेगा। तो ये सारे यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो हमारा मेन होगा वो होगा बिहार जीके। यहाँ पर आपको संपूर्ण बिहार जीके का 2 पीडीएफ मिलेगा। आपको दोबारा कहीं से भी बिहार जीके या फिर बिहार करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी हमारी है। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा 2 वॉल्यूम में। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके बीपीएससी एग्जाम में सफलता पाने में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का करंट अफेयर्स होगा 2020 वाला वार्षिकांक। अगर आपको जरूरत हो तो ये भी आपको प्रोवाइड होगा, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में विगत 18 माह के करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इसका जरूरत हो तो ये भी आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पीडीएफ हैं जो कि जैसे देख सकते हैं यहाँ पे प्राचीन इतिहास का और संपूर्ण विश्व इतिहास का पीडीएफ, ये सारे और भी छोटे छोटे पीडीएफ है जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मेनली जो हमारा होगा ये 4 सेक्शन होगा, यानी कि टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, संपूर्ण बिहार जीके और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये चारों यहां पर आपको पेड ग्रुप के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए, अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको pre21 लिख के मैसेज करना है। ध्यान रहे, आपको कॉल नहीं करना है बल्कि इस पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना है pre21 लिख के। यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें मिलेगी, आपको कैसे पेमेंट करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये मैसेज करने के बाद मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ है। इसका जो फी है ये 399 रुपया है। ये 399 रुपये में ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। 399 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं होती है। अगर आप मार्केट में देखेंगे जो बीपीएससी का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है वो आपको 1000 से 1500 रुपये में आपको 10 से 15 टेस्ट अवेलेबल कराता है। यहाँ पर मैं आपको 399 में आपको यहाँ पे 50 प्रैक्टिस सेट, 1 वर्ष का करंट अफेयर्स, बिहार जीके, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारे मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको क्वालिटी के मामले में किसी भी प्रकार की कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर आपसे डेमो मंगाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज कीजिए, आप डेमो का डिमांड कीजिए, आपको डेमो पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ पर आप देखेंगे, वो आप क्वालिटी को देख के समझ पाएंगे किस प्रकार से हम यहाँ पे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और किस प्रकार से कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी को बेहतर आयाम दे सकते हैं, अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। यहाँ से अगर आप हमारे मतलब इस स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हैं तो आपसे मेरा वादा है कि इतनी सारी चीज़ों को कवर करने में आपका 40 से 50% समझिए कवर हो जाएगा। क्योंकि बीपीएससी परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है वहाँ से लगभग 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 38 प्रश्न हो गया। बिहार जी के अगर मैं 10 ही मान लूँ तो 38 10 कितना हो गया, 48 48 हो गया। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष जो 66वें बीपीएससी आयोजित हुआ था तो वहाँ पे हमारे टेस्ट सीरीज से 26 प्रश्न आए थे, 26 से 27 प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से आए थे। समझिए इतने सारे यहाँ से मतलब प्रश्न हमारे स्टेट से पूछे गए हैं। तो आप भी यहाँ पर हमारे पे भरोसा करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आप भी इसे ज्वाइन कीजिए, बहुत सारे मेंबर ऑलरेडी से ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।